दिल्ली मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि की जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही डीसीपी जितेंद्र मणि की जिंदगी में भी हुआ। डीसीपी जितेंद्र मणि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनका खुशहाल परिवार था। वो अपनी ड्यूटी से घर आकर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, लेकिन पत्नी ब्रेन कैंसर से जूझते हुए उनका साथ छोड़कर चली गई। उनका कहना है कि मैं अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन ये मैंने ठान लिया है कि अब कैंसर होने वाले लोगों को मैं बचा सकूं। पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरी पहुंच है मैं वहां तक जाकर लोगों की जिंदगियां बचा सकूं। एक इंसान के जाने से उनकी जिंदगी में कितनी कमी होती है, जितेंद्र मणि ने कहा कि ये मैं ही जान सकता हूँ। और ये बहुत दुखद है कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने देश भर में एक कैंपेन चलाया। ब्रेन कैंसर से मौत होने वाले लोगों के लिए वो कुछ कर पाए, इसीलिए उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके लोगों की मदद करना शुरू कर दी। यही लक्ष्य डीसीपी जितेंद्र मणि ने अपनी पत्नी की याद में भी रखा और उनकी याद में एक किताब भी लिखी जिसका नाम है कहीं तो हंसी होगी। इसके साथ ही वो जब भी पत्नी का जन्मदिन आता है तो उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा डेडिकेट करते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। जितेंद्र मणि अब गरीबों की, बेचारों की सहायता करते हुए नजर आते हैं। अपनी ड्यूटी के बाद अपने परिवार में 2 बच्चे हैं, उनका माता और पिता का साथ देते हुए भी नजर आते हैं। जितेंद्र मणि ने कहा कि माँ जितना प्यार तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन माँ के प्यार की कमी नहीं होने दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। डीसीपी जितेंद्र मणि ने लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अपने घर की देखरेख भी बेखूबी से निभाई। आज वो दुनिया भर में एक मिसाल बनकर सामने खड़े हैं। डीसीपी कैंसर का इलाज कराने आए दूर दराज मरीजों का खर्च उठाते हैं। डीसीपी जितेंद्र मणि एक राइटर है, वो किताब लिखते हैं और जो भी किताब लिखते हैं उसका विमोचन करते हैं और जो भी बिक्री में पैसे मिलते हैं उन पैसों से बेसहारा और कैंसर के रोगियों का इलाज कराते हैं। जितेंद्र समय निकालकर कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी जानी मानी आर्टिस्ट भी थी। उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स को जितेंद्र मणि आज पूरे घर में सजोकर भी रखते हैं। उनकी यादों को अपने से दूर नहीं करते हैं। जितेंद्र मणि की कहानी दिल को छू जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे। दिल्ली मेट्रो से डीसीपी हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें जितेंद्र मणि, जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, या यूं कहें जब भी हम नाम लेते हैं डीसीपी दिल्ली मेट्रो तो सवाल भी वही होते हैं कि चलिए आज मेट्रो के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। दिल्ली मेट्रो को लेकर, कोविड को लेकर, नहीं जाने कितनी सारी चीजें हैं जो इस कोविड-19 में मेट्रो को लेकर, सफर को लेकर तय की गई। लेकिन आज हम बात करेंगे जितेंद्र मणि के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। कोई नहीं जानता है जितेंद्र मणि अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं, आज वो उनके साथ नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी। आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा प्यार यकीनन ना सुना होगा आपने, ना कभी देखा होगा। हम आज मुमताज शाहजहां के बारे में बताते हैं, ताजमहल की बातें करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, या हम हीरो रांझा की बात करते हैं, रोमियो की बात करते हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया से हटकर रियल लाइफ में अगर देखें तो एक बहुत खूबसूरत कहानी जिसे लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। एंड रियली आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह वो अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को किस तरह वो निभा रहे हैं। तो चलिए आपको सीधा मिलवाते हैं जितेंद्र मणि से। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद जी, बहुत स्वागत के साथ कहूँगी कि बहुत प्राउड होता है जब मैं आपके बारे में आज पढ़ रही थी, जब मैं आपके बारे में सुन रही थी, तो मैं एक तरफ कहूँ तो भूल जाती हूँ कि जितेंद्र मणि, डीसीपी, मेट्रो, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं आज उन डीसीपी से बात करने आई हूँ जिनको मैं मेट्रो से हटाकर सिर्फ एक रियल लाइफ में देखना चाहती हूँ, जो रियल लाइफ में कैसे हैं, कितने शॉप्ड हैं और क्या कुछ वो अपनी रियल लाइफ में करते हैं।
जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं एक दिल से बहुत लेखक तरह का आदमी हूँ। हाँ, कविताएं लिखना मुझे पसंद है जी। और मेरी पत्नी को पेंटिंग बहुत पसंद था। अच्छा, आपको कविताएं करना और लिखना पसंद है और पेंटिंग को, पत्नी को पेंटिंग बहुत पसंद था। हाँ। तो हम दोनों की एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इस तरह की थी अच्छा। कि आपस में हम लोग बैठ कर शेयर किया करते थे। हाँ। तो इस तरह से हमारा जीवन चलता था। जी, मैं समझ सकती हूँ। तो कभी ना कभी ऐसा, आज मैं माफ़ी चाहूँगी पहले ही आपसे सबके सामने कि मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपके दिल को टटोल रही हूँ, पुरानी बातें, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कभी ना कभी। और जितेंद्र मणि जी अपनी वाइफ को लेकर इतनी चीज़ें लिखते हैं, कविताएं करते हैं, शायराना अंदाज में शायरी करते हैं, उनके लिए कभी कभी पेंटिंग बना लेते हैं, बन नहीं पाती हैं क्योंकि उतनी खूबसूरत नहीं बना पाते हैं। तो क्यों ना आज हम उसके बारे में बात करें, जब आप इतना उनसे प्यार करते हैं। आज पहले मैं जानना चाहूँगी, ऐसा क्या हुआ था कि आज से 2 साल पहले आपका हमसफ़र आपका साथ छोड़कर चले गए? उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी 2015 में और 18 तक हमने उसका इलाज करवाया, लेकिन अंततः जनवरी 24 को उनका इंतकाल हो गया कैंसर से। जी, आपने बहुत कोशिश करी है उन्हें बचाने के लिए, जीवन भर उनके साथ चलने के लिए, लेकिन देखिए जो होना है हम उसे नहीं बदल पाते हैं। आपके हाथों में मैं 2 बुक्स देख रही हूँ जिस पर मैं आपकी और आपकी वाइफ की पिक्चर्स देख रही हूँ। मैं जान सकती हूँ ये आपने लिखी है? जी, मैंने एक पुस्तक लिखी है, कहीं तो हंसी हो। ये मेरी लॉन्च हो चुकी है 2018 में। अच्छा। और अब दूसरी किताब मैं अभी लिख रहा हूँ, ये मतलब अभी लॉन्च होने वाली है। ये जब बुक लिखी आपकी पत्नी आपके साथ थी? नहीं, उन्हीं की याद में लिखी, उन्हीं को डेडिकेट किया है ये मैंने। अच्छा। ये उन्हीं को डेडिकेटेड है ये। अच्छा, ये उनके लिए उनकी डेथ के बाद ही ये भी लिखी गई है। बहुत खूबसूरत। देखिए इसमें अंदर आप देखेंगे तो सारी तमाम गम जो हम चाहते हैं कि कभी जितेंद्र मणि किसी को सुनाते नहीं है, लेकिन आज हम सोच कर आए हैं कि वो तमाम बातें आज हमारे साथ साझा करें ताकि आपके दिल में नहीं रहे। जितेंद्र मणि डीसीपी मेट्रो के, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये बुक्स लिखी हैं, उसमें उन्हें डेडिकेट करने के लिए, उसमें वो हर एक बात है। मैं जान सकती हूँ, इतना अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ इसे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें तमाम तरह के संयोग के और वियोग के भाव हैं जो उनके साथ हमने कुछ बिताए हैं, कुछ उनके लिए लिखी कविताएं हैं। हाँ। तो वो सारे मनोभाव इसमें हैं कविता के रूप में। अच्छा, तो ये लॉन्च 2018 में आपने की है और अब मैं ये देखूं कि इसमें लॉन्च होने वाली है, पुस्तक तैयारी है मेरी। इसमें क्या चीज़ है ऐसी? इसमें बेसिकली उनके जाने के बाद ही कुछ कविताएं जो मैंने उनके याद में लिखी हैं वो कविताएं हैं इनमें। कि 2 साल से हम आपको नहीं भूल पाए हैं, वो तमाम इसके अंदर आपने। अच्छा जितेंद्र मणि जी, आपके 2 बच्चे हैं, आप उन्हें माँ और पिता का दोनों का प्यार दे रहे हैं ड्यूटी के साथ साथ। आपके अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या उम्र है उनकी? बेटा मेरा 15 साल का है, बिटिया 13 साल की है। अच्छा, बिटिया 13 साल की है। तो इस कोविड में मैं कहूँगी कि कैसे आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूटी को भी ध्यान में रखना था, परिवार को भी, कैसे मैनेज किया? ये पुलिस की नौकरी एक बड़ी मतलब बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, तो हमें परिवार और पुलिस की नौकरी दोनों को बचा के रखना होता है और बड़ा कठिन कार्य है। और जैसा आप कह रहे हैं कि माँ का रोल निभाना तो बहुत ही कठिन है, मतलब इट इज़ अबाउट टू इम्पॉसिबल, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस मतलब पद की गरिमा भी रखी जाए साथ के साथ, और दोनों में सामंजस्य बना के रखना बड़ा ही दुरूह कार्य होता है, क्योंकि पुलिस में समय देना पड़ता है और बच्चों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो एक बड़ी कठिन कोशिश है, बट प्रयास कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं काफ़ी हद तक। बिल्कुल, प्रयास ही नहीं है ये, आप बहुत खूबसूरत से अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपना रोल निभा रहे हैं। देखा घर को किस तरह के आपने संजो कर रखा है। मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ड्यूटी में जब आप निकल जाते हैं, फिर आपका इवनिंग में आना होता है लौट कर, तो क्या पहले जैसा ही शेड्यूल है जब आपकी बीवी आपके साथ थी, या पूरा बदल गया है? नहीं, शेड्यूल पहले जैसा ही है, लेकिन शाम को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाऊँ अगर कोई सरकारी व्यवस्था न हो, ताकि बच्चों को थोड़ा समय दे पाऊँ। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा शाम के समय मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी आ जाऊँ। बस ये थोड़ा सा एक। आप कविताएं करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि कोई 2 लाइन आज मैम की याद में सुनाई जाए। बिल्कुल, मैं उनकी याद में चांद पे कविता लिखी है मैंने। अच्छा, वो मैं सुनाना चाहूँगा। आज चांद का दिन भी है, जैसे कि आज आप कहते हैं ना, उसको देखते हैं लोग, चांद को देख के आज चाहे करवा चौथ हो या दिवाली, करवा चौथ हो, तो उसको लेकर के एक मैंने कल्पना की है कि मतलब ऊपर का चांद है, एक नीचे का चांद हमारा मतलब वाइफ है हमारी,
तो भंवरे से मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ भंवरों से हाँ, कि सुनो भंवरों, ये गुजारिश मेरी कबूल करो, हाँ, तुम मेरे चांद के आगे नकाब बन के चलो। आज का रात मेरा चांद आ रहा मिलने, इतना सफाक उजला चांद देखा है किसने। फलक में भी है चांद, जमी पे भी चांद यहाँ, वहाँ बेदाग लिए चांद ये है बेदाग यहाँ। और फलक के चांद कहीं खुद से शर्मसार न हो, फलक का चांद कहीं खुद से शर्मसार न हो, क्या बात है, और चांदनी रात में दो चांद का दीदार न हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मीन्स भोरों से कह रहा हूँ कि आप उनके आगे आ जाओ, हाँ, ताकि दो चांद एक साथ ना दिख जाए कहीं, मतलब तो उनको ढक के चलो आप। अच्छा, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दिस पोएम। हाँ, तो ऐसे एक चांद को लेके एक कविता और है हाँ, सुनाइए। कि चांद की सुंदरता को बड़ा वो होता है, प्रतिमान दिया जाता है कि चेहरे पे लिए दाग चंदा तुझको क्या गुरूर, तुझ पे अदाओं का है छाया कैसा ये सुरूर। लेकिन पराया नूर चंदा लेके पराया नूर चंदा किस भरम में है, तुझ में भी है क्या शर्मो लाज जो सनम में है, जो खुद के नूर से सुकून देती है मुझको, और नज़रों के इशारे से चुरा लेती है दिल को। मुझको नहीं तेरी ज़रूरत सुन ले ओ चंदा, अब ईद को कहेंगे सनम अपनी छत पे आ, अरे वाह, हम उसको देख करके अपनी ईद करेंगे, हाँ, चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे। क्या बात है, ये आपने लिखी है, आपके शब्द हैं, ये आपने बनाए हैं, बहुत खूबसूरत। यानी कि जब भी चांद को देखते होंगे तो एक बार आपको ज़रूर याद आती होगी। और मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपके लिए, क्योंकि यकीनन इतना प्यार, क्योंकि जब किसी से सुन रहे थे, जब पढ़ रहे थे, तो बहुत बार जिक्र आपकी पत्नी के लिए आपके साथ आता है। कविताओं के साथ आप शायराना अंदाज में शायरी भी करते हैं, तो क्या आप सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। मेरे मौला मेरी आँखों में समंदर भर दे, क्या बात, मेरे मौला मेरी आँखों को समंदर दे दे, जहाँ के दर्द से दिल जार जार रोता है। तो एक और रचना है कि खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर, फ़कत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो कुछ इस तरह की रचनाएं हैं, अपना लिखते रहते हैं कभी कभी। जी, बहुत सुंदर। कविताएं पढ़ने का एक अलग ही शौक, उसके साथ शायराना अंदाज में शायरी करने का एक अलग ही अंदाज है। और दूसरा, कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जितेंद्र मणि अपनी बीवी को याद करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी शायरी हैं, आप उन्हीं के लिए पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए बनाते हैं। कैसा, क्योंकि ये सवाल बहुत अलग हो जाता है, आपको लगता है कि एक पल के लिए ज़िंदगी थम सी गई है? उनको लेके एक दर्द पे एक रचना लिखी थी, हालांकि मैं आपको सुनना चाहूँगा कि दर्द के दरिया में जब पहला कदम मेरा पड़ा, दर्द का मैं दर्द सके दर्द से ही रो पड़ा। दर्द में हमदर्द कोई हो जो बांटे दर्द को, दर्द का प्याला अकेले दर्द में मैं पी गया, और दर्द बढ़ता जा रहा था दर्द को सहना पड़ा। दर्द से बचने की खातिर दर्द से लड़ना पड़ा, और दर्द तो बेदर्द था, वो दर्द को क्या जानता, दर्द ही हावी रहा हर दर्द पे मैं रो पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये दर्द, तो ये मनोभाव हैं जो कहीं ना कहीं संघनित होकर एक रचना के रूप में आए हैं जियो के क्षणों में। ये वक्त कब निकालते हैं आप, क्योंकि ड्यूटी जो है वो बहुत हार्ड है, इसमें इतनी सारी चीज़ें सोचने का, लिखने का, कब? देखिए, रचना मेरी हॉबी है, और हॉबी वो चीज़ होती है जिसको आदमी करता ही है, बिल्कुल, वही तभी वो हॉबी है। अगर हम कहते ना कि भाई मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए, तो वो एक बहाना होता है। जब हमारी हॉबी होती है तो उसके लिए हम वक्त निकालते हैं। तो लिखना मेरी हॉबी है। ठीक है, कहीं ड्यूटी लगी है, कहीं अरेंजमेंट लगा है, कहीं 4-6 घंटे ड्यूटी देनी है, हम बैठे हैं, तो ठीक है, कहीं दिमाग में कोई मनोभाव आया तो उसको लिख लिया, व्हाट्सएप पे कहीं लिख लिया, बाद में थोड़ा उसको फेयर करके लिख लेते हैं। अच्छा, क्लिक करती है कोई अगर फीलिंग आती है तो उसको फिर छोटा लिख लेते हैं, फिर थोड़ा एलोब्रेट करके उसको बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से रचनाएं हो जाती हैं जब मौका लगता है तो। जी, हॉबी छोड़ी नहीं जाती है, वो एक ऐसी खूबसूरत एहसास है जिसे जिया जाता है। जहाँ पर भी बैठते हैं, समझ में आया तो उसको लिख लिया जाता है,
उसके बाद उस पर गौर फरमाया जाता है। इसके अलावा मैं आपकी कोई और हॉबी जान सकती हूँ? बेसिकली बताया ना कि मैं एक संवेदनशील आदमी हूँ, रचनाएं करता हूँ और साहित्यिक उपन्यास पढ़ना पसंद है, अच्छे नॉवेल हैं, अच्छी मतलब कविताओं का कोई संग्रह है वो पढ़ना पसंद है, और लोगों की हेल्प करना। मतलब मैं एक तरह से ये भी है कि मैं नेट पे अपने हर जगह मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है कि किसी को कोई जेन्युइन नीड हो तो ही कैन कॉल मी एंड आई डेफिनेटली हेल्प हिम। कैसी मदद? मतलब कोई मदद जेन्युइन होनी चाहिए और पर्सन शुड बी एक जेन्युइन, ये नहीं कि मैंने चोरी कर ली और मुझे बचा लीजिए। हाँ। एक होता है कि भाई मुझे किसी ने मार दिया, बचा लीजिए। किसी ने अपने नंबर दिए हैं तो कोई फोन ऐसा भी आ जाए कि अब मैंने चोरी तो कर ली है सर, आप बचा लीजिए। तो बस बात है कि जरूरतमंद ऐसा हो, जरूरतमंद हो, जिसकी जेन्युइन रिक्वेस्ट हो, है तो आई विल लव टू हेल्प। इस कोविड में बहुत लोग परेशान हुए हैं, आपने देखा होगा, बहुत लोग। तो इसमें कुछ आपने ऐसा अलग किया? तो बहुत लोगों की हेल्प की है, जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ी है। किसी को कहीं पहुंचाना है, छोटा मोटा छोड़ना है, गाड़ी भेज के करवा दिया, या किसी के पड़ोसी को बोल दिया, किसी अपने फ्रेंड को बोल दिया, हेल्प कर दी, पहुंचवा दिया, छोटा मोटा सामान भिजवा दिया। तो इस तरह की बहुत सी सिफारिशें हम लोग को आती रहती हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन बस कोशिश ये करते हैं कि जो सही किसी की। अच्छा, दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। क्या ये जो मदद वर्ड है, जो हेल्प हम कहते हैं, ये कितना खूबसूरत है? क्योंकि मदद करने के बाद जो एहसास, जो फीलिंग है, वो आप बताइए। ये बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली मतलब इससे कहीं ना कहीं बड़ी संतुष्टि मिलती है, अपने आप को बड़ी तृप्ति मिलती है कि और किसी ज़रूरतमंद के अगर हम मौके पे काम आ जाएं। जैसे कहा ना कि कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। क्या बात है। फील वही फीलिंग है। दिस इज़ वॉट कि हम किसी की संवेदना में अगर संवेदनशील नहीं है तो हम इंसान ही नहीं है। बहुत बड़ी पहचान है ये कि हम दूसरे के दुख में दुखी हों और दूसरे को की खुशी को शेयर करें, तो बहुत अच्छे मनोभाव हैं। जितेंद्र मणि जी, आपसे सवाल तो मैं आज ये भी करूंगी क्योंकि आपके सवालों में और आपकी कहानी बड़ी प्यार से जुड़ी हुई है, आपकी पत्नी से जुड़ी हुई है, जो आज आपके साथ नहीं है लेकिन हर पल वो आपके साथ है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो प्यार के बारे में कहते हैं कि हम प्यार करते हैं लेकिन परिवार वाले हमें कभी साथ नहीं रहने देते हैं? क्या आप उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे? साथ रहना प्यार के लिए ज़रूरी नहीं होता। किसी फिल्म का गाना है ना, वो रज़िया सुल्तान का, मुझे दूरियों का गम हो क्यों, हाँ। तू जहाँ भी हो मेरे पास है। क्या बात है। तो दूरियों का बहाना तो लोग बनाते हैं, जिनको बहाना चाहिए होता है। ये दूरियां लोगों के लिए बहाना है अपने झूठे प्यार को छुपाने का। अच्छा। प्यार तो करते नहीं है, वो ये बताएंगे यार मैं दूर हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब बहाने हैं। अच्छा। प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता। अगर आपका वाईफाई अच्छा है तो ओम बोल करके आप ऊपर कहते हैं ना ब्रह्मांड से भी संपर्क साध सकते हैं। वाईफाई अच्छा होना चाहिए आपका वाईफाई कैसा है? तार का जमाना नहीं है, वाईफाई का जमाना है। वही हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका वाईफाई कैसा है? बहुत तगड़ा है। बहुत कंटेंट वो जहाँ भी है हम फील कर पाते हैं, वो यहीं पे है, महसूस करने की बात है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। आप अभी घर में चल के देखेंगे हर कोने में उनकी आज भी, कुछ लोग कहते हैं इनकी तस्वीर क्यों लगा रखी है, भूलने की कोशिश करिए। मैंने कहा मैं इसलिए लगा रखी है कि मैं भूल ना पाऊँ। अच्छा, घर के हर कोने में लोगों ने कहा ना कि भाई आपको कोई पसंद आ जाए तो आप शादी नहीं करेंगे। तो 2 लाइनें लिखी मैंने, सुनाइएगा। मैं सोचता हूँ एक दिन आंखें निकाल लूँ मैं, क्या मैं सोचता हूँ एक दिन आंखें निकाल लूँ मैं, आँखों के रास्ते दिल में कोई उतर न जाए। मतलब आँखों के रास्ते कोई दिल में ना चला जाए। लोग कहते ना भाई पसंद है, मैंने कहा जिस दिन ऐसा होगा आई विल, मतलब दिस इज व्हाट कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको नहीं लगता बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी ज़रूरत होगी? किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते आदमी की ज़रूरत होती है। मैं कह माफ़ी चाहूँगा, ये जितने लोग शादियाँ करते हैं उसमें 90% लोगों में ज़रूरत अपनी होती है और माँ बच्चे के नाम पे पत्नी ले आता है, और आती पत्नी है, माँ नहीं आती। माँ नहीं आती, ये आप तो मुझे पत्नी नहीं, अगर माँ मिल नहीं सकती और माँ की शर्त पे पत्नी चाहता नहीं मैं, बड़ी साफ सी बात है। तो माँ और पापा बन के आप बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। हर आदमी अपनी पत्नी लाता है, माँ कोई नहीं लाता, माँ आ ही नहीं सकती। लेकिन होता तो ऐसा ही है कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसलिए बच्चों के लिए मैंने शादी की है। कहते हैं लोग ना, लेकिन बच्चों को कितना प्यार मिलता है उस बच्चे से पूछिए जा करके। क्योंकि अब हम आपसे बात करते करते आपके घर के अंदर आए, मैं चाहूंगी कैमरामैन से थोड़ा घुमाया जाए। ये डीसीपी साहब की वाइफ है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए किताबें लिखना या बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप दुनिया भर में ये दे रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत, आप चाहे आपके साथ रहें, आपके साथ ना भी रहें,
उनके लिए दिल में इज्जत होनी चाहिए। मैं बहुत सारे अवार्ड्स देख रही हूँ उस तरफ लगे हुए हैं, ये सारे आप ही के हैं? जी जी बिल्कुल, समय समय पे किसी कल्चरल फंक्शन में या कहीं जाते हैं तो फिर वो अच्छा, और इधर भी मैं देख रही हूँ डीसीपी साहब आपके बहुत सारे अवार्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे अवार्ड्स, तो यूं कहें ये अमानत है जो अपने अपने हिस्से में ली है। चलिए अब डीसीपी साहब के घर के अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है जो कहीं ना कहीं इन्होंने ये राज जो अपने, ये देखिए अंडमान की कुछ कलेक्शंस है हमारे पास। अच्छा, अंडमान के। मैं पोस्टेड रहा हूँ सुनामी के टाइम पे वहाँ। हाँ हाँ। और ये देखिए आप, वहाँ पे एलजी साहब ने मेरे को सुनामी में सर्विस के लिए हाँ। कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा, बिल्कुल। सुनामी विक्टिम्स की हेल्प के लिए। ठीक है। अच्छा, उस टाइम भी और ये मेडल मिला है हमें, मदद के ना। हाँ, अंडमान में जारवाज की सर्विस के लिए हमें कठिन सेवा पदक मिला है। क्या बात है। पुलिस हार्ट सर्विस मेडल। क्या है? अच्छा, ये तो पेंटिंग्स है। ठीक है। एंड देन ये अगेन शी इज द वाइफ। हाँ। ये पेंटिंग हमारे वाइफ ने बनाई है। ये किसने बनाई है? वाइफ ने। ये जो आप देख पा रहे हैं जितेंद्र मणि जी की वाइफ ने बनाई है, बिल्कुल। और आप देखेंगे किरण मणि जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई। अच्छा, पेंटिंग्स का उनको बहुत शौक था जी। और आपको लिखने का था, कविताएं करने का था। और इधर भी आप देखेंगे घर के हर कोने में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पेंटिंग है, ये भी उन्होंने बनाई है। ये भी हाँ। आपकी वाइफ ने बनाई है। बहुत सुंदर। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आपके हर कोने में घर के उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि की कहानी सुनकर यही समझ में आता है कि इंसान जब एक दूसरे का साथ छोड़ देता है तो कोई कुछ सीख जाता है तो कोई उस दर्द में बह जाता है। लेकिन डीसीपी जितेंद्र मणि ने अपनी पत्नी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट किया देश भर वासियों के लिए कि अगर मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो कोई गम नहीं, क्योंकि उसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन कैंसर होने की वजह से वो अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद तमाम उन लोगों की मदद करते वो नजर आए और देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। डीसीपी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग कैंसर पीड़ित होते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होने की वजह से वो अपनी जान को गंवा बैठते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के डीसीपी ने कहा कि मैं आज अपनी पत्नी को याद में, या यूं कहूं कि उन्हें डेडिकेट करते हुए ये तमाम छोटे बड़े काम करता हूं। और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक किताब भी लिखी है, जिस किताब को वो दुनिया भर में यही सिखाते हैं कि आप अच्छाई कीजिए, इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो आज यही समझ में आता है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए जैसा कि दुनिया आपको याद करे। और डीसीपी जितेंद्र मणि ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ लोगों को कैसे बचाना है कोरोना की वजह से, या यूं कहें कोरोना वॉरियर बनकर अपनी ड्यूटी को निभाया, परिवार को संभाला और साथ ही साथ वो हर एक काम किया जो आज दुनिया भर में एग्जाम्पल बनकर सामने खड़े हैं। तो चलिए, डीसीपी की कहानी से यही समझ में आता है कि बेहतर कीजिए, बेहतर बनिए। नमस्कार।